वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूट्यूब चैनल। पहला प्रश्न देखते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना भी सोच के रखो कि आंसर क्या होगा। 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है। 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है, बताइए। तो गुजराती शैली का उदाहरण है। किसका? गुजराती शैली का। देखिए, राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी, जिनका नाम था मैरी, के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। इसे परंपरागत गुजराती शैली में बनाया गया। जमशेद जी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। किस में मिलती हैं भाई? किस में मिलती हैं, बताइए। भारतीय शैली तथा यूरोपीय शैली दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। किसमें? मालवा शैली में, या फिर इंडो सारासेनिक शैली में, या फिर नव गाथिक शैली में, या फिर नियो क्लासिकल शैली में, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडो सारासेनिक शैली। स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारसेन शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों और जालियों, मेहराबों से यह शैली काफ़ी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, बताइए। लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? नगर नियोजन से, जन स्वास्थ्य से, शिक्षा से, या फिर पुलिस सुधार से। यह प्रश्न पहले भी आया है। इसका आंसर है नगर नियोजन। इंपॉर्टेंट है ये। लॉटरी कमेटी का गठन नगर नियोजन के लिए किया गया था। इसका नाम लॉटरी कमेटी इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसों की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। अर्थात शहर के विकास की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार अपितु नागरिकों की भी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क थे। ये तुर्क। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो थे वो तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान और अयोग्य और निर्बल तथा अल्पवयस्क होता था। जब सुल्तान जो था ना, वो अयोग्य, निर्बल और अल्पवयस्क होता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हदीस क्या है? हदीस है एक, क्या है हदीस? हदीस बंदोबस्त कानून है या इस्लामिक कानून है? हदीस क्या है? हदीस एक इस्लामिक कानून है। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में प्रयोग हुआ है, बताइए। तो बलबन का मकबरा किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है और मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था, बताइए। तो मुंबई में बंदी बनाया गया था इनको। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को मुंबई में गांधी जी एवं अन्य सभी कांग्रेस नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो 1943 में की थी ये। और 1943 तो सब में ही है, तो 21 अक्टूबर 1943 को की थी। तो देखिए, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थापित था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कहाँ स्थापित था? ये स्थापित था रंगून में। कहाँ पर? रंगून में।
तो दिए गए विकल्पों में आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय था वो रंगून में अवस्थित था। कहाँ पर? रंगून में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहली स्पिनिंग व्हील और विपिंग मिल की स्थापना कहाँ और कब की गई थी बताइए? विविंग मिल, सॉरी। तो कहाँ की गई थी ये? बम्बई में 1857 में, कलकत्ता में 1860 में, कानपुर में 1857 में, या मद्रास में 1957 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बम्बई में की गई थी ये। तो पहली स्पिनिंग व्हील और विविंग मिल की स्थापना बम्बई में 1857 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के माइलापुर तथा ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बताइए किससे था? भारत के माइलापुर तथा ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध किससे है? बंदरगाह नगर हैं ये, शिल्पकला केंद्र हैं, व्यापारिक केंद्र हैं, या फिर हिंदू धार्मिक केंद्र? बताओ। मद्रास के माइलापुर तथा ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्या है ये हिंदू धार्मिक केंद्र है। तो मद्रास के माइलापुर तथा ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध हिंदू धार्मिक केंद्र से था। बाद में आरकोट के नवाब ट्रिप्लिकेन में जा बसे, जो बाद में मुस्लिम आज़ादी का केंद्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ध्यान देना, विश्वविद्यालय पूछ रहा है ये विश्वविद्यालय पूछ रहा, हाई कोर्ट की बात नहीं हुई है। ये विश्वविद्यालय पूछ रहा है, हाई कोर्ट की बात नहीं हुई है यहाँ पर। तो ये 1861 इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 1857, 1857 में। 1857 की क्रांति के समय बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1857 में। नंबर 14 है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इस तरह के प्रश्न पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इनको पूछ लिया जाता है, इसको याद रखो। जैसे कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, या फिर कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ही कौन था? तो कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। श्री आज़ाद का मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी के तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो गए गांधी जी के, मोहनदास करमचंद गांधी के, एम.के. गांधी, और सी.आर. दास जो हैं वो हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, भी हो जाएगा इसका आंसर। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे सी.आर. दास, मतलब देश बंधु चित्तरंजन दास। 16वां प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो इसका जो आंसर है 1, 2 और 3 सेकंड में आपको देना है, इसका आंसर है महात्मा गांधी। तो अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समारोह पर महात्मा गांधी जी जो थे बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत कर रहे थे, इसलिए शामिल नहीं हो पाए। 17वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? किस में किया था? 2 से 3 सेकंड का टाइम है, बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2 और टिक टिक 3। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया, मतलब ठीक अगले साल बाद। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी कितनी? 7 वर्ष नहीं थी, क्या 20 वर्ष थी? नहीं थी, क्या 50 वर्ष थी? नहीं थी, 70 वर्ष की आयु। सोचो, 70 वर्ष का इंसान एक महान चित्रकार के रूप में उभरा है, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो एज जो है वो जस्ट अ नंबर, एक नंबर है सिर्फ। आप किसी भी उम्र में कितना भी बड़ा या फिर छोटा काम कर सकते हो। तो महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविंद्रनाथ टैगोर की सहज स्फूर्त अंकन पद्धति क्ले निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करती है। उन्होंने कला में भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये सेकंड लास्ट प्रश्न इस टेस्ट का। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास, ये प्रश्न बहुत सारी
बहुत सारे तरीक़ों से पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, या फिर कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता हैं। इसका जो उत्तर है वो है पट्टाभी सिद्धारमैया। याद कर लीजिए इसको। तो डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे। इसका विवाद बढ़ नहीं जाए इसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। तो पट्टाभी सिद्धारमैया तो नहीं बने, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को उनकी जगह अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है, नाम में याद रखना। अंतिम प्रश्न है, तमिल में पेठ शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताइए पेठ का क्या अर्थ है तमिल भाषा में। पेठ का अर्थ क्या है, गांव है, शहर है, व्यापारिक नगर है। तो इसका जो है ना तो गांव है, ना शहर है, ना व्यापारिक नगर है। तमिल में पेठ शब्द का प्रयोग बस्ती के लिए किया जाता था, जबकि पुरम शब्द गांव के लिए प्रयोग होता था। तो पेठ हो गया बस्ती और गांव क्या है पुरम।